वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ समथिंग हैज़ बीन फॉलोइंग अस। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवांजी और विंग एक इन में मिलते हैं और लानवांजी तब विंग को बता देता है कि मैंने अपने अंकल को बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग ने थोड़ी देर सीलिंग की तरफ देखा जैसे वो अपनी थॉट्स को अरेंज कर रहा हो। फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, लंचा, मुझे अपने बारे में ज़्यादा डर नहीं लगता। मुझे क्रिटिसिज्म की आदत है। लंचा, तुम अलग हो, तुम पर एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम एक परफेक्ट लान डिसिपल हो जो एक जेट के नाम से पहचाना जाता है। तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है और मैं उस इमेज का बिल्कुल अपोजिट हूँ। लानवांजी वहाँ पे कुछ बोलने वाला था पर विंग उसे रोक देता है और बोलता है, अगर लोगों ने सवाल उठाए तो उनका निशाना पहले तुम बनोगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा क्लैन, तुम्हारी रिपोर्टेशन और तुम्हारा फ्यूचर मेरी वजह से खराब हो सकता है। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं कि तुम्हें मेरी वजह से अपना सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। लानवांजी ने ये पूरी बात सुनी और उसके बाद एक गहरी सांस ली और कामली बोला, ये मेरी चॉइस है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है पर उससे ज़्यादा तुम्हारी मेरे क्लैन को ही ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें सेल्फिश बन के तुम्हें अपना करें। उस बात पे लानवांजी को विंग बहुत गौर से देखता है और उसे समझ नहीं पाता। चीज़ों को प्रोसेस करने ही लगता है तो लानवांजी उसे बोलता है, हाँ, वो जो एंटिटी थी वो हमारी किस के बाद जा चुकी है और वो सिर्फ तुम्हारे अंदर से नहीं गई, वो हमारे क्लाउड रेसेस से भी जा चुकी है और जितनी ही ज़रूरत मुझे तुम्हारी है उतनी ही ज़रूरत मेरे क्लैन को भी तुम्हारी है। उस बात पे विंग बोलता है, लंचा, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। ये सिर्फ हम दोनों के बीच का मैटर नहीं है। ये बात समझता हूँ इसलिए मैंने अंकल के सामने इमोशंस के साथ नहीं लॉजिकली बात रखी है। विंग फ़ौरन से अपनी जगह से उठा और बोला, लॉजिकली? लंचा, मुझे समझाओ। लानवांजी ने कहा, हाँ, ये अलाइन सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये गुसुलान और युमेंग जेंग के बीच का ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, पॉलिटिकली और कल्टीवेशन वर्ल्ड दोनों लेवल पर उससे भी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तुमसे कही, क्लाउड रेसेस की एंटिटी। जब तुमने वो स्टोरी सुनाई थी विंग, मैंने उसी पॉइंट से लाइब्रेरी पवेलियन में उस बात को रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बस ये पता चला था कि वो तब की बात है जब मेरे खुद के फादर सेकुलरिज्म में चले गए थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी जो हमारे क्लैन रूल्स के बिल्कुल खिलाफ थी और उन्हों की वजह से ऐसी एंटिटी हमारे गुसुलान में आ गई थी जो सिर्फ वही लोग कंट्रोल कर सकते थे जो किसी न किसी पॉइंट में अपनी लाइफ में अकेले रहे हों, क्योंकि वो एंटिटी सिर्फ कमज़ोर लोगों को, अकेले लोगों पर हावी होके उनका यूज़ करती है। मैं ये नहीं बोल रहा विंग कि तुम वीक हो, तुमने बहुत अच्छे से फाइट की है बचपन से। जब तुमने ये बताया था कि जब तुम छोटे थे और तुम अपने मदर फादर के साथ लैन क्लैन विजिट करने आए थे, तभी मुझे लगता है उस एंटिटी ने तुम्हें देख लिया था और जब तुम अपने मदर फादर के बाद अकेले पड़ गए थे, उसने वही चांस लिया और तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। और ऐसे ही उसने काफ़ी लोग करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता गया। उसका एक पार्ट हमारे क्लाउड रेसेस में भी था, इवन दो हमारे अंकल और क्लाउड रेसेस के एल्डर्स ने उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश की टलिस्मान के ज़रिए और उनको बंद करने की कोशिश की, पर फिर भी वो एंटिटी 9 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती थी। इसलिए मेरे अंकल ने एक ऐसा रूल बना दिया जैसे वो किसी को हार्म ना कर सके, यानी 9 बजे के बाद बाहर जाना मना हो गया था। और तुम जब गैंग क्लैन के मेंबर बन गए थे ऑफिशियली, तब तुम्हारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा फ्री थी, यानी तुम अपोजिट हो गए थे। अकेले रहना और डर की वजह से जो एंटिटी तुम्हारे अंदर आ गई थी वो तुम पे नहीं कर पा रही थी। उस बात पे विंग उसे गौर से सुनता है और फाइनली आके बेड पे बैठ जाता है और वो लानवांजी से बस यही बात बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब एंटिटी से निकल रही थी। बोला, अगर मैं थोड़ा भी क्लू देता तुम्हारा ध्यान भट जाता और वो चीज़ कंप्लीट ना हो पाती। अभी भी अगर तुम्हारा बॉन्ड परमानेंट नहीं हुआ तो वो एंटिटी कभी भी वापस आ सकते हैं। विंग, तुम एंटिटी को स्टेबलाइज कर सकते हो विंग, लान क्लैन को भी और वो सारे लोग जो अभी उस एंटिटी के कब्जे में है। विंग फौरन से अपनी जगह पे बैठ गया और एक लंबी सी सांस लेके बोला, अच्छा, मुझे ये सब पहले भी बता सकते थे। लानवांजी ने बस इतना कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें किसी वजह के लिए यूज़ कर रहा हूँ। विंग बोलता है कि लंचा, तुमने मुझे हमेशा से चॉइस दी थी और यही मेरे लिए काफ़ी है। और ऐसे ही उनकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है और वो दोनों इन से निकल के कुछ खाने को जाते हैं। आपस के सारे लोग लानवांजी को बहुत लुक्स दे रहे थे क्योंकि अचानक से जेन क्लैन में लानवांजी का प्रेजेंस लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था, बट विंग इस बात पे ध्यान नहीं देता। वो दूसरी एक इन में जाते हैं और वहाँ पे खाना खा के लानवांजी को विंग ऑफर करता है कि तुम आज रात हमारे घर पे ही स्टे करो।
मैं चाहता हूँ तुम जंग्याली और जंछा से भी मिलो। लानवान जी उस बात पे मना नहीं करता और सिर्फ बोलता है। जैसे ही वो दोनों घर आ जाते हैं, सबसे पहले जंग्याली आई और उसने बोला, आशिया तुम रात से कहाँ थे? उसकी आवाज़ में वही सॉफ्टनेस थी जैसे सालों कुछ बदला ही ना हो। उसकी आइज़ जब लानवान जी पर गई, थोड़ा वो कंफ्यूज हो गई। उसी टाइम उसने हल्की सी स्माइल दी। उसने पोलाइटली कहा, लान आर्गोन से घर आने के लिए शुक्रिया। लानवान ने भी ग्रीटिंग्स की। जंछा आया और जैसे ही आया रूम का टेम्परेचर ही बदल गया। फौरन से आके वेंग को बोलता है, तुम बिना बताए लानवान जी को यहाँ ले आए? उसकी आवाज़ बहुत शार्प थी। वेंग ने जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें शायद तमीज़ से बात करनी चाहिए। जंछा यहाँ गेस्ट है। जंछा ने लानवान जी को तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता फादर ने कोई इनविटेशन भेजा है अभी लान क्लैन को। तो लानवान जी ने कामली बोला, मैं यहाँ वेंग के कहने पर आया हूँ। और साइलेंस। फिर जंछा ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उससे पहले कोई और जवाब दे लानवान जी, वेंग आगे आ जाता है और बोलता है, उनसे बात करना चाहता हूँ। जंछा ने तुरंत लानवान जी की तरफ देखा और बोला, तुमने वेंग को ऐसा क्या बोल दिया कि वो तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा खींचा जा रहा है? लानवान जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने उसे चॉइस दी है। जंछा ने एक ठंडी हंसी छोड़ी जैसे कोई सरकाज़म और बोला, लैंड क्लैन में कब से चॉइसेस मिलने लगी? इंटरेस्टिंग। वेंग ने बीच में आके कहा, जंछा, और उसमें वार्निंग भी थी, ये सिर्फ लानवान जी की चॉइस नहीं है, हम दोनों की चॉइस है। याली ने आगे बढ़कर वेंग का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हारी जो भी चॉइस होगी हम तुम्हें साथ देंगे हमेशा। उसकी आवाज़ जेंटल थी पर स्ट्रॉन्ग। लानवान जी ने बिना सोचे जल्दी से बोल दिया कि मैं हमेशा वेंग का ख्याल रखूंगा। जंछा ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ा सा फेस टर्न किया लानवान जी की तरफ और बोला, लानवान जी, अगर तुम उसे हर्ट करोगे। लानवान ने फ़ौरन से बोला, मैं कभी वेंग को हर्ट नहीं करूँगा। और उस बात पे वेंग एक स्माइल करता है और बोलता है, ओके, बढ़िया, अब तुम सबकी एक अच्छी सी दोस्ती हो ही गई है तो क्यों ना आज हम सेलिब्रेट करें। तो फ़ौरन से जंछा बोलता है, क्या तुमने फादर और मदर को बताया है? इसी बात पे वेंग की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो बोलता है, अभी मैंने बात नहीं की है, अभी कुछ और भी बताना बाकी है। के बाद जंग्याली बोल देती है कि मैं अब तुम लोगों के लिए खाने का कोई इंतज़ाम करती हूँ जब तक तुम लोग बातें करो। और ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है और वो सारे लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पे जेंग फेंगमियान और जेंग फेंगमियान की वाइफ भी होती है। उनको थोड़ा और तो लगता है कि लानवान जी यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वो कोई भी सवाल नहीं करते। वो बस उनसे ग्रीटिंग करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं और लान किरान के बारे में पूछते हैं। लानवान जी भी बिल्कुल फॉर्मली उनको सब बताता है और उसके बाद वो सब लोग खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं। जेंग फेंगमियान वो सब देख के बहुत खुश था, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल थी। वेंग दूसरी तरफ बहुत एक्साइटेड भी था और उसे बहुत हल्का फील हो रहा था कि जो भी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब बस उसे एक ही टेंशन थी कि वो अब अपने अंकल जेंग फेंगमियान और उनकी वाइफ से ये बात कैसे करेगा और लान किरान अब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो फारिग हो गए थे, गेस्ट रूम था जो बिल्कुल खाली था। जंछा उन सबको वहाँ ले आया और वहाँ पे वो सब लोग बैठ के बातें करने लगे। वेंग ने बात शुरू की और वो स्टार्ट करता है कि मैंने उस दिन तुम लोगों को सुलान में एक स्टोरी बताई थी एंटिटी के बारे में जो फेसलेस थी और 9 बजे के बाद निकलती थी। फ़ौरन से जंछा बोलता है, हाँ, और जंग्याली बोलती है, हाँ, मुझे याद है वो स्टोरी। वेंग बोलता है, वो स्टोरी झूठ नहीं थी, सच में एक एंटिटी है, वो इंटेंशनली क्रिएट की गई थी और एक पर्पस के साथ क्रिएट गई थी। इससे पहले वेंग कुछ बोले, लानवान जी फौरन से बोलता है, वो मेरा फादर था जिसने ये एंटिटी क्रिएट की थी। उस बात पर जंछा की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। फादर की डेथ होने के बाद फौरन से एल्डर्स ने उस एंटिटी को कंट्रोल कर दिया था टेलिस्मान के ज़रिए, बट एंटिटी पहले से ही फैल चुकी थी। वो एंटिटी उन लोगों पे कंट्रोल करी थी जो बहुत अकेले थे, जहाँ उनके पास कोई था नहीं लाइफ में। फौरन से जंग्याली और जंछा वेंग की तरफ देखते हैं। वेंग फौरन से अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, हाँ, जब अंकल जेंग फेंगमियान के अडॉप्शन से पहले, तब मेरे फादर और मदर की डेथ हो चुकी थी, तो मोमेंट आया था कि मैं एक जगह आ गया था जहाँ पे रहने लगा था, बट मुझे नहीं पता था कि वो जगह इंसानों के रहने के लायक नहीं थी। यानी उस जगह का नाम था ब्रिल माउंट्स। मुझे नहीं पता मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ था, बट मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं जब से वहाँ रहने लगा था, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील करने लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी आने लग जाता था। बट जब मुझे अंकल जेंग फेंगमियान ने
बार मार्केट में देखा था, वो समझ गए थे मैं कौन हूँ और उन्होंने मुझे उसी टाइम अडॉप्ट कर दिया था। और जब मैं तुम लोगों के साथ रहने लगा, मेरी स्पिरिट चेंज हो गई थी, मैं ज़्यादा खुश रहने लगा था। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उस टाइम के बाद, बट क्लाउड रेसेस में जो एंटिटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, उसका जो मेन पार्ट था वो क्लाउड रेसेस में ही था। बिल्कुल कंट्रोल किया गया था टेलिस्मान के जरिए, बट एक टाइम के बाद 9 बजे के बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाती थी। याली ने फौरन से बोला, इसलिए वो 9 बजे का रूल था। लानवांजी बोलता है हाँ। तो जंछा बोलता है इसका कोई हल नहीं है। वेंग ने उसी टाइम बोला, अब वो लॉक काफ़ी नहीं है, एंटिटी अनस्टेबल हो रही है और उसका एक हिस्सा से और दूसरे लोगों से स्टिल कनेक्टेड है। जंछा ने फौरन से लानवांजी की तरफ देखा गुस्से से और बोला, तुम वेंग को इसलिए अपने क्लैन में लेके जाना चाहते हो क्योंकि उससे पहले वो कुछ कहे, लानवांजी फौरन से बोलता है क्योंकि उसकी प्रेजेंस से एंटिटी स्टेबल रहती है। और उससे पहले वो कुछ कहे, जेंगयाली बोलती है, लंचा वेंग क्या तुम्हें पता है और भी कोई बात है? तो फ़ौरन से वेंग अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, मुझसे फ़ाइट करने का बस एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है कि हमें एक बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगा। जब वेंग फाइनली बोल देता है, जब हम क्लाउड रेसेस गए थे, मैं और लंचा आपस में एक फीलिंग डेवलप करने लगे थे। मैं लानवांजी को पसंद करने लगा था। तभी उस दौरान जब हमारे बीच में एक मोमेंट आया था, उस टाइम में वो एंटिटी जो मेरे अंदर थी, वो एंटिटी मेरे में से निकल चुकी है और हम समझ गए हैं कि ये एंटिटी से फाइट करने का मतलब यही है कि एक परफेक्ट बॉन्ड बनाना, जिसको देख के वो ये समझ जाए कि अब ये पर्सन अकेला नहीं है। जंछा का फेस बिल्कुल हैरत करता है और बोलता है, इतना कुछ हो गया था, तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? बोलता है, मुझे खुद पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, पर जैसे ही मैं अपनी चीज़ों को सॉर्ट करता हूँ, मैंने फ़ौरन से आके तुम दोनों से बात की है। आई होप जीजे तुम मुझे समझोगी। जंछा फ़ौरन से बोलता है, ये बात समझने की नहीं है, ये बात ये है कि अब इस बात का हल कैसे होगा, कि तुम लोगों की कैसे मदद करोगे। तो उसी टाइम लानवांजी बोलता है, अगर हम दोनों साथ हो गए तो हम पहले फ़ाइट करेंगे सारे पार्ट्स से जो एंटिटी डिवाइड हो चुकी है लोगों के अंदर, में से वो एंटिटी निकाल के कमज़ोर करेंगे और जो फिर क्लाउड रेसेस में जुड़ी हुई है उसको निकालेंगे। और जेंगयाली उसी टाइम बोलती है, उस बात के लिए तो तुम दोनों का मैरिज का होना ज़रूरी है। तो उसी टाइम लानवांजी फ़ौरन से बोल लेता है, हाँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कल वेंग के अंकल और आंटी से बात करूँगा। जंछा अपना मुंह फेर देता है और उसके बाद वेंग लानवांजी की तरफ ही देखता है। उसी तरफ लानशिशार और लानकिरान दोनों साथ बैठे थे और लानकिरान फाइनली अपने अंकल को बोलता है, शिफू आप क्या सोच रहे हैं? लानकिरान बोलता है, मैंने कभी लानवांजी को इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा। लानशिशान मुस्कुराते हुए बोलता है, इंडीड वांजी हमेशा से एक शांत बच्चा था जो अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा के रखता था, बट दिस टाइम वो थोड़ा वोकल हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। बट लानवांजी कभी भी केयरलेस नहीं है। अगर उसने एक डिसीजन लिया है, मुझे लगता है उसने सोच समझ के लिया होगा। और हम सबको पता है कि हमें भी मास्टर वेंग की बहुत ज़रूरत है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर वेंग भी हमारी तरफ आने के लिए विलिंग है और वो लानवांजी को भी पसंद करता है। हाँ, मैं जानता हूँ लानवांजी और वेंग बहुत अलग हैं और अगर वांजी ने उसको पसंद किया है किसी बात की वजह से, तो मैं समझता हूँ दोनों कंपैटिबल हैं। इस बात पे लानकिरान टाइम तो कोई जवाब नहीं देता, बट लानशिशान बोलता है, अंकल आप प्लीज़ इस बात पे सोचें, ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारे वांजी के लिए भी अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम लानकिरान बोलता है, ओके मैं कल ही बात करता हूँ जेंग फेमैन से। दूसरे दिन लानशिशान अपने भाई को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि अंकल कल तुमसे और वेंग से मिलना चाहते हैं। उससे पहले अंकल जेंग फेमैन से बात करना चाहते हैं। जब वेंग को ये चीज़ पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराता है। उसे लगता है कि आज कुछ गलत होने वाला है, बट ये चीज़ वेंग का सिर्फ भ्रम था। जैसे ही लायन क्लैन में से लोग आते हैं, वो सिर्फ खाली हाथ नहीं आते, यानी प्रपोजल। जेंगयाली जब ये देखती है, वो फ़ौरन से भाग के वेंग को बताती है, वेंग तुम बाहर आओ, तुम्हें ये सब देखना होगा। वेंग जो बहुत डरा हुआ था, उसे लगता है कुछ गलत होने को है। जब वो बाहर देखता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। लानवांजी भी वहीं खड़ा था और वेंग को देख के फर्स्ट टाइम वो मुस्कुराता है। वेंग लानवांजी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, लंचा अब तुम शायद जल्दी परमानेंटली मुझसे जुड़ने वाले हो। तो लानवांजी भी एक स्माइल करता है और बोलता है, हमेशा के लिए। और से ही लानकिरान आके प्रपोजल भेजता है लानवांजी की शादी का वेंग को, और वेंग की शादी फाइनली हो जाती है। और ऐसे ही हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई डोंट नो स्टोरी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमें क्यों नहीं दिखाया,
कि एंटिटी के साथ फ़ाइट कैसे हुई, बट बस यही दिखाया है कि यहीं पे प्रपोज़ल आता है, दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एंटिटी से फ़ाइट करते हुए गुसुलान में शिफ्ट हो जाते हैं और वो हैप्पी हैप्पी रहना स्टार्ट कर देते हैं।